भरतपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। सर्दियों की सीजन थी। वहां के लोग सुबह सुबह अपने घरों से निकल रहे थे। कोई काम पर जा रहा तो कई लोग गांव की चौपाल पर बैठे थे। उसी गांव में धीरू नाम का एक लकड़हारा रहता था, जो इसी ठंडी में भी जंगल में लकड़ी काटने जाता था। वो लकड़ी काटकर अपने परिवार का गुजारा चलाता था। उसके परिवार में उसकी छोटी बहन थी और उसकी माँ। ये तीनों रहते थे। धीरू ऐसी कड़कड़ती ठंडी में भी जंगल में लकड़ी काटने गया। आज तो मुझे थोड़ी ज्यादा लकड़ी ले जानी होगी, माँ ने कहा है। अब घर में खाना का सामान खत्म हो गया है। धीरू पेड़ों की आवाज सुनता था। पेड़ उससे बातें करते थे। गांव वालों को ये मजाक लगता था, पर धीरू पेड़ों की भावनाएं जान जाता था। पेड़ महाराज, आज मैं आपको काटने आया हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। तब पेड़ में से आवाज आई, नहीं धीरू, आज रहने दो बेटा, आज मत काटना। आज तुम ऐसे ही चले जाओ वापस। धीरू पेड़ को हाथ जोड़कर एक भी शब्द बोले बिना वहां से निकल घर की और चल पड़ा। धीरू की माँ और उसकी बहन दोनों धीरू का इंतजार कर रहे थे। तभी धीरू घर में आता है। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। धीरू की माँ, क्या हुआ धीरू बेटा? कुछ उदास लग रहे हो और आज लकड़ी नहीं लाया? नहीं माँ, आज मैं लकड़ी नहीं लाया। जंगल ने मुझे मना कर दिया। भैया, मगर आपको पता है ना कि घर में अभी खाने के लिए कुछ भी नहीं है और आप ऐसे ही चले आए। धीरू की माँ कुछ नहीं कहती, बस आंखों से समझ जाती है। रात को जब धीरू सो रहा था तो खुद से बातें कर रहा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कल कुछ अनहोनी होने वाली हो। पेड़ मुझे कभी मना नहीं करते कि आज रहने दो, ऐसा नहीं बोलते। आज ऐसा क्यों बोला पेड़ ने? मुझे पहली बार ऐसा हुआ है। दूसरे दिन सुबह धीरू जाग गया। वो अपने खटिया पर बैठ हुआ था। सुबह का समय था। गांव के लोग अपने काम पर जा रहे। कुछ लोग चौराहे पर बैठे हुए थे। तभी गांव में एक चमचमाती नई गाड़ी आती है। उसमें से नए चमकीले रेशमी कपड़े पहने एक सेठ उतरता है। ये तो कोई बड़े सेठ लगते हैं, पर हमारे गांव में हमने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा है आज तक। ठेकेदार, सुनो गांव वालों, ये जो आपके गांव का जंगल है वो अब तरक्की की राह बनेगा। जिस जिस व्यक्ति को काम चाहिए वो हमारे साथ जंगल काटने का काम कर सकता है। मैं आपको 2 गुना वेतन दूंगा। एक गांव वाला बोला, मतलब इस काम के हमें पैसे मिलेंगे? ठेकेदार मुस्कुराकर पैसे? अरे बहुत पैसे मिलेंगे। धीरू, लेकिन जंगल का क्या? अगर जंगल ही नहीं रहेगा तो फिर हम कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे सांस लेंगे? चुप हो या लड़के, तू हमारी बातों में कैसे बीच में बोला? चुप, एकदम चुप। ठीक है, तो फिर तय रहा, कल आप लोग जंगल की कटाई का काम चालू कर देंगे। धीरू अपने आप को गांव वाले पैसों की लालच में अंधे हो गए हैं। मेरी बात सुनना नहीं चाहते, पर इसका इन लोगों को बहुत बड़ा कर्ज चुकाना होगा। धीरू उस दिन जंगल में घूम रहा था। मुझे जंगल के सभी जानवरों को समझाना होगा कि अगर कोई जंगल काटने आए तो आप सबको उसे रोकना होगा, नहीं तो फिर ये जंगल नहीं रहेगा, तो आप सब कहाँ जाएंगे। धीरू अपने आप से बातें करते हुए आगे बढ़ रहा था। धीरू चलता जा रहा था और उसे सामने से बाघ आता हुआ दिखाई दिया। अरे बाप रे, बाघ! क्या हुआ लड़के, तुम जंगल में क्या कर रहे हो? तुम मुझसे डरते नहीं जो सामने चले आ रहे हो? डरने की जरूरत तो आपको है बाघ महाराज। जंगल पर बहुत बड़ी आफत आने वाली है। आफत और मेरे होते हुए क्या बात कर रहे हो तुम? मुझे बताओ, कैसी भी आफत हो मैं लड़ लूंगा।
हमें पहले जंगल के सारे पशु पक्षियों को इकट्ठा करना होगा, क्योंकि कल शहर के कुछ लोग गांव वालों को लेकर जंगल काटने आने वाले हैं। क्या बात कर रहे हो तुम? तो फिर जल्दी करो। एक तरफ मैं जाता हूँ और एक तरफ तुम चले जाओ। फिर वो दोनों जंगल में दूसरे प्राणियों को बुलाने निकल जाते हैं। बोलो लड़के, क्या बात है? क्यों तुम जंगल में सुबह से सभी जानवरों को इकट्ठा करने में लगे हुए हो? महाराज, जंगल में शहर के कई सेठ लोग गांव वालों के साथ मिलकर जंगल को नाश करने के लिए आने वाले हैं। वो लोग कल बहुत सारे मशीनों के साथ आने वाले हैं। तो अब हमें क्या करना होगा जंगल बचाने के लिए, वो बताओ। आप लोग सब मिलकर सुबह आ जाना। हम सबको मिलकर उन्हें रोकना होगा। क्या हुआ लड़के? क्यों इन सब जानवरों को इकट्ठा करके खड़े हो? ये सब मेरे साथ है। हम मिलकर जंगल का एक पत्ता भी आपको साथ नहीं ले जाने दूंगा। अरे आप सब बात को समझते नहीं रहे हो। जंगल ने हमें कितना दिया है, फल देता है, लकड़ी मिलती है। आप सब गांव वाले भी जंगल की महानता नहीं समझते। हमसे भूल हो गई बेटा, हम लोग लालच में आ गए थे। जंगल के बिना हमें हवा भी शुद्ध नहीं मिल सकती। आज हम तुम्हारी बात समझ गए। अब हम जंगल को कभी नहीं काटेंगे। धीरू की बात सब लोग समझ जाते हैं और गांव वाले अपने घर की तरफ और जानवर जंगल की ओर जाने लगते हैं। महल की दीवारों पर सूरज की रोशनी पड़ रही है। दरबार सजा हुआ है। अकबर सिंहासन पर बैठे हैं, बीरबल पास खड़े हैं। अकबर, बीरबल, आज दरबार बहुत भारी लग रहा है। लगता है दीवारें भी बातें सुन सुनकर थक गई हैं। जहांपना, दीवारें नहीं थकती। थकते तो वो लोग हैं जो बिना सोचे बोलते हैं। अकबर, आज मेरा मन दरबार से दूर जाने का है। जंगल में शिकार का विचार है। दरबार में एकदम से सन्नाटा छा जाता है। एक मंत्री, जहांपना, जंगल असुरक्षित है। हाल ही में वहां कुछ अजीब घटनाएं हुई हैं। अकबर, इसीलिए तो जाना जरूरी है। राजा को डर की खबर पर नहीं, सच्चाई पर चलना चाहिए। अगर हम ही डर कर बैठ गए तो हमारे प्रजा किस पर भरोसा करेगी? अकबर बीरबल की ओर देखते हुए, बीरबल, तुम भी चलोगे? जहांपना, अगर बुद्धि साथ हो तो जंगल भी दरबार बन जाता है, और जहां अकबर वहां बीरबल। दूसरे दिन अकबर अपने साथी बीरबल और थोड़े सिपाहियों के साथ जंगल में निकल पड़ते हैं। घोड़े चल रहे हैं, पेड़ों की संख्या बढ़ती जा रही है, महल पीछे छूटता जा रहा है। अकबर, बीरबल, यह जंगल बड़ा शांत है। जहांपना, जंगल दो तरह से शांत होता है, एक सुकून से, दूसरा तूफान से पहले। अकबर, तुम्हारी बातें आज कुछ भारी लग रही हैं। क्योंकि हवा हल्की नहीं है जहांपना। सेनापति, जहांपना, आगे दो रास्ते हैं। वो लोग दाई तरफ का रास्ता लेते हैं और एकदम से घना जंगल चालू हो जाता है। वो लोग चलते चलते घने जंगल में आ जाते हैं। जैसे जैसे वो चल रहे थे वैसे वैसे जंगल थोड़ा ज्यादा ही शांत आ रहा था। हुजूर, ये जंगल तो जैसे जैसे हम लोग चल रहे हैं वैसे वैसे जंगल और डरावना होता जा रहा है। वो लोग थोड़े ही आगे बढ़े थे कि अचानक हुजूर, धुआं उठा। हुजूर बचाइए हुजूर! ये क्या हो रहा है बीरबल? संभालिए हुजूर। अकबर, बीरबल, हमारे सैनिक कहाँ हैं? बीरबल, जहांपना, लगता है जंगल ने हमें अलग कर लिया है। वो दोनों अकेले ही जंगल में आगे बढ़ते हैं। अब रात भी होने को आई थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। अकबर और बीरबल धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं और शाम भी अब होने को आई थी। अकबर, हमारे साथ ये क्या हुआ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। बीरबल, इसमें सोचने वाली बात यह है कि जब धुआं उठा तो हमारे सैनिक गायब हो गए, हमारा घोड़ा गायब हो गया, पर हम दोनों को क्यों कुछ नहीं हुआ? जहांपना, सोच तो मैं भी वही रहा हूं, पर जंगल का राज जंगल हमें खुद बताएगा। अकबर,
बीरबल, आज की शाम हम यही रुक जाते हैं, सुबह होने के बाद आगे बढ़ेंगे। जहांपना, रात में ही जंगल की असली परीक्षा होती है। तो फिर आज की रात हमें यही रुकना होगा बीरबल। दोनों वही पास में पेड़ के नीचे सो जाते हैं। अकबर और बीरबल पेड़ के नीचे सो रहे थे, पर दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। तभी वहां किसी के रोने की आवाज आई। आगे का दृश्य देखकर वो दोनों हैरान रह। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या करने आए हो? ये जंगल मेरा है। जंगल किसकी का नहीं होता, भगवान ने तो ये सबके लिए बनाया है, ये किसकी का नहीं। पर ये जंगल मेरा है, यहाँ मेरा राज है। जो मैं करती हूँ वही होता है। हे पवित्र आत्मा, हम यहाँ से जा रहे थे, हमारे सैनिक गायब हो गए, मेरा शाही घोड़ा गायब हो गए, हम दोनों उनकी तलाश में हैं। उन लोगों को मैंने ही गायब किया है और तुम्हारे राज्य के लोगों को भी मैंने ही हैरान परेशान कर रखा। तुम लोगों को अगर मुझसे बचना है तो मेरी पहेली का जवाब देना होगा। पहेली के जवाब से अगर आप जंगल को श्राप से मुक्त कर देंगे तो मैं आपकी पहेली का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सोच समझकर बोलना। मेरी पहेली का जवाब आज तक कोई दे नहीं पाया है। अगर तुम जवाब देते हो तो मैं ये जंगल छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी है। तो सुनो मेरी पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा बढ़ती रहती है, कभी घटती नहीं? क्या है इस पहेली क्या जवाब? सोचो बीरबल, सोचो। मेरी सोच में इसका जवाब उम्र होता होगा जहांपना। दोनों ने बहुत चर्चा की और बाद में बीरबल ने जवाब दिया। हे पवित्र आत्मा, इसका उत्तर होता है उम्र, क्योंकि इंसान के जन्म से मृत्यु तक वो हमेशा बढ़ती रहती है, कभी घटती नहीं। तुमने एकदम सही उत्तर दिया बेटा। कितने सालों से मैं यहाँ कैद थी, आज जाकर कोई इंसान मिला है जो मेरी पहेली का जवाब दे दे। आज से मैं मेरी मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जाऊंगी और मुझसे जो जो शापित हुए हैं वो सब मुक्त हो जाएंगे। फिर से एक बार अचानक से धुआं उठता है और वो आत्मा मोक्ष के द्वार निकल जाती है। उसके बाद बादशाह अकबर का शाही घोड़ा और उनके मंत्री और सिपाही वापस वही खड़े हुए मिलते हैं और बीरबल की बुद्धि और साहस से फिर से एक बार लोगों के जंगल के श्राप से मुक्ति मिल जाती है। यमुना नदी के किनारे बसा एक शांत गांव रामपुर। कच्चे घर, मिट्टी की गलियां, बैलों की गाड़ियां और सुबह शाम मंदिर की घंटियां। सुबह सुबह महेश दास बैठे बैठे कुछ सोच रहे थे। तब उनके पास उनकी माताजी आए और बोले, महेश, सूरज निकल आया है, अभी तक वेद पाठ नहीं किया। महेश दास, माँ, मैं वेद पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही। आज फिर कौन सा प्रश्न? महेश दास, अगर ईश्वर सबको बराबर बनाता है तो गांव में कोई अमीर और कोई गरीब क्यों? कुछ प्रश्नों के उत्तर समय देता है बेटा। महेश दास गांव के लोगों के साथ बातचीत कर रहा था। उनमें से एक बोला, महेश, तू हमेशा इतना क्यों सोचता रहता है? महेश दास, क्योंकि बिना सोचे जीना पशुओं का काम है। देखो, पंडित जी का बेटा ज्ञान बांट रहा है। दूसरे दिन गांव में एक पंचायत बैठी, कुछ जमीन के विवाद को लेकर। महेश दास वहां गया। पंच, ये जमीन किसकी है फैसला नहीं हो पा रहा। मेरे दादा ने जोती थी। झूठ, मेरे पिताजी ने जोती थी। महेश दास वहां खड़े होकर सब सुन रहे थे। महेश दास, अगर आप पंचों की अनुमति हो तो मैं इस विषय पर कुछ कहूं। पंच, बालक, पंचायत बच्चों की नहीं होती। महेश दास,
न्याय उम्र नहीं सत्य देखता है। कहो। महेश दास, जमीन को खोदिए, जिसने पहले जोता होगा उसके बीज अब भी मिट्टी में होंगे। वहां खुदाई हुई और कुछ बीज निकल आए। गलती मेरी थी, मैं जमीन की लालच में आ गया था, मुझसे भूल हो गई, माफ कर दीजिए। गांव वाले, यह युवान तो अद्भुत है, यह बहुत ही होशियार है। महेश दास को घूमने का बहुत शौक था। वो नई नई जगह घूमते रहते। एक दिन वो जंगल में घूमने के लिए निकले। एक लकड़हारे को देखकर महेश दास उसके पास गए। लकड़हारा, तुम रोज यहाँ क्यों आते हो बालक? मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाता। महेश दास, मेरे रोज यहाँ आने का कारण है ज्ञान। मैं ज्ञान की तलाश में आता हूँ। ज्ञान? मैं तो रोज लकड़ी काटता हूँ। यहाँ जंगल में किसने ज्ञान रखा है बेटे, जो तुम यहाँ आते हो? महेश दास, आप यहाँ रोज आते हैं तो फिर आप बहुत कमाई करते होंगे। आप तो बहुत अमीर होंगे। लकड़हारा, नहीं नहीं बेटा, मैं उतना ही काटता हूँ जितना चाहिए, जरूरत के हिसाब से काटता हूँ। महेश दास, बुद्धि संतोष में है। महेश दास बाजार में घूम रहे थे और बादशाह अकबर भी भेष बदलकर वहां महेश दास से मिलने आए थे। अकबर, युवक, बताओ, राजा कौन होता है तुम्हारी नजर में? महेश दास, मेरी नजर में राजा वो है जो खुद को नहीं प्रजा को राजा समझे, प्रजा को आगे रखे और स्वयं को प्रजा के हित के लिए सदा तत्पर रखे। अकबर, और न्याय किसे कहते हैं वो भी जरा बताना युवान। महेश दास, जहां डर नहीं वहां न्याय है। अकबर, ये युवक असाधारण है, ये बहुत ही चतुर लगता है। इसकी जगह यहां नहीं हमारे दरबार में। फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन महेश दास अपने पिताजी के साथ घर बाहर बैठे थे। तभी दरबार का दूत आया और बोला, शाही दूत महेश दास, बादशाह हिंद तुम्हें दरबार में बुलाते हैं। पिता, बेटा, महेश, दरबार में संभल कर बोलना, किसी को बुरा लग जाए ऐसी बात मत करना। महेश दास, पिताजी, सत्य संभल कर नहीं निडर होकर बोला जाता है। सत्य बोलने में कैसा डर। दूसरे दिन महेश दास दरबार पहुंचे। सुना है तुम्हारी बुद्धि तेज है, पर यहाँ केवल हिंदू पंडित नहीं, इस्लामी विद्वान भी हैं। बताओ, अल्लाह को देखा जा सकता है? महेश दास, ना आंख से ना हाथ से, जैसे बुद्धि नहीं दिखती पर उसका असर दिखता है। ईश्वर किसी को दिखते नहीं पर होते हैं, वैसे आपके अल्लाह अगर आप मानते होंगे तो होगे। विद्वान दो, अगर ईश्वर एक है तो रास्ते अलग क्यों? कोई भगवान को मानता है, कोई अल्लाह को, ऐसा क्यों? महेश दास, नदी एक होती है हुजूर, घाट कई होते हैं। वैसे ही धर्म चाहे कितने भी हो, उनका मूल सनातन धर्म है। सबसे बड़ा पाप क्या? महेश दास, ज्ञान होते हुए भी अपने ऊपर या किसी और के ऊपर हो रहे अन्याय को सहना सबसे बड़ा पाप। अकबर, बहुत हुई परीक्षा। आज से ये युवक हमारे दरबार का रत्न है और आज से तुम्हारा नाम होगा बीरबल, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि वीर है। आज तुम हमारे दरबार में रहोगे। दरबार तालियों से गूंज उठा, पर कुछ लोग बीरबल के विरुद्ध भी थे दरबार में। दूसरे दिन दरबार भरा हुआ था। सब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। ये गांव का लड़का इतनी जल्दी बादशाह का प्रिय कैसे बन गया? मंत्री, बुद्धि होगी पर अनुभव नहीं। तो अनुभव की परीक्षा लेनी होगी। अकबर, बीरबल,
तुम्हें लगता है सबसे बड़ा रोग क्या है? मुझे तो अज्ञान सबसे बड़ा रोग लगता है। हुजूर, अज्ञान नहीं, अहंकार सबसे बड़ा रोग। तभी दरबार में एक गरीब किसान आया। गरीब किसान, मुझे न्याय चाहिए सरकार। अकबर, क्या शिकायत है? किसान, मेरी जमीन पर जमींदार ने कब्जा कर लिया है। जमींदार को बुलाया जाता है। तुमने इस गरीब किसान की जमीन पर कब्जा किया है। मुझसे भूल हो गई हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था। फिर किसान को उसकी जमीन वापस मिल जाती है। सुबह का समय था। आगरा का शाही महल सुनहरी रोशनी में दरबार के बड़े बड़े खंभों पर सुबह की किरणें झिलमिला रही थीं। राजा अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और दरबार में सन्नाटा पसरा था। अचानक एक सैनिक तेजी से दरबार में प्रवेश करता है। उसका चेहरा घबराया हुआ था। जहांपना, एक भयानक समाचार है। जंगल के रास्ते पर डाकुओं ने व्यापारियों को लूट लिया है। लोग उस रास्ते से गुजरने से डर रहे हैं। अकबर की भौहें तन जाती हैं। उनकी नजर दरबारियों पर घूमती है और आखिरकार ठहरती है बीरबल पर। बीरबल, ये डाकू हमारे राज्य की शांति को भंग कर रहे हैं। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? बीरबल धीरे शांत आत्मविश्वास के साथ, जहांपना, हर अंधेरे को रोशनी चाहिए और हर डाकू को समझदारी की सजा। मुझे एक मौका दीजिए, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया और महल से निकल पड़े। उनकी आंखों में दृढ़ता थी और मन में एक योजना जन्म ले रही थी। अगली सुबह बीरबल 2 वफादार सैनिकों के साथ आगरा के बाहर के जंगल की ओर बढ़ते हैं। रास्ता सकरा है और दोनों ओर घने पेड़ों की कतारें। सूरज की किरणें पत्तों से छनकर नीचे गिर रही हैं। धीरे चलते हुए, सावधान रहना। डाकू कभी सामने से नहीं आते, वो परछाइयों में छिपे रहते हैं। हुजूर, ये जंगल तो बहुत भयानक लगता है। डर वही होता है जहां मन में अंधेरा हो। हम तो सच की मशाल लेकर चले हैं। कदम दर कदम वो जंगल की गहराई में उतरते गए। हर पेड़, हर पत्ता जैसे कोई रहस्य छिपाए बैठा था। सैनिक, हुजूर, कुछ आवाज आई थी। शांत रहो, पहले देखो फिर सोचो। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक टूटी हुई बैलगाड़ी दिखाई दी। गाड़ी की लकड़ियां टूटी पड़ी थीं और जमीन पर कुछ सिक्के बिखरे थे। पास ही एक लाल कपड़ा लटका था, शायद किसी व्यापारी का था। धीरे निरीक्षण करते हुए सिक्के चमक रहे हैं। इसका मतलब डाकू अभी ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि लूट के बाद वो अक्सर बाकी निशान मिटा देते हैं। बीरबल की आंखें पेड़ों की छायाओं में घूमती हैं। हवा में किसी के होने का एहसास था। हम अब आम यात्रियों की तरह दिखेंगे। हथियार छिपा दो और अपनी आवाजें धीमी रखो। आज रात हम यहीं रुकेंगे। यहीं से वो हमें ढूंढने आएगा। रात उतर आई थी और उसी के साथ अंधेरे में कोई आंखें उन्हें देख रही थीं। जंगल का डाकू, जिसने पूरे इलाके में डर फैला रखा था। रात गहरी हो चली थी। बीरबल और उनके सैनिक आग के पास बैठे हुए थे। आसमान में बादल तैर रहे थे और दूर से भेड़िए की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल हुई। पत्तों की सरसराहट के बीच एक चमकती हुई आंखें दिखाई दी और अगले ही पल 4 नकाबपोश डाकू प्रकट हुए। मुखिया डाकू, रुको! कौन हो तुम लोग? इस जंगल में क्या कर रहे हो? बीरबल हल्का भय दिखाते हुए, हम तो गरीब यात्री हैं महाराज। बस दिल्ली से आगरा जा रहे थे, रास्ता भटक गए। डाकू मुखिया,
हा हा हा, जो इस जंगल में भटकता है वो हमारे पास ही पहुंचता है। थैली नीचे रखो वरना तलवार बोलेगी। बीरबल ने मन ही मन मुस्कुराया। अब चाल उलटने का वक्त आने वाला था। साहब, हमें छोड़ दो, हम गरीब हैं पर तुम्हारे काम के आदमी हैं। मुखिया डाकू, रुचि लेते हुए, काम के आदमी क्या कर सकते हो तुम? हम वो काम कर सकते हैं जो तुम्हारे किसी आदमी ने अब तक नहीं किया। राजा अकबर के महल से सोने का खजाना चुराना। मुखिया डाकू, बात दिलचस्प है। तुम्हें हमारे अड्डे पर चलना होगा, वहां तुम्हारी परीक्षा होगी। घने जंगल के बीच एक टूटा हुआ मंदिर खड़ा था। दीवारों पर काई जमी थी और बीच में जलती हुई मशालें उस स्थान को और रहस्यमय बना रही थीं। यही था डाकुओं का अड्डा। मुखिया डाकू, देखो हमारे राज्य को, यहां कोई राजा नहीं, बस डर का शासन चलता है। डर हमेशा टिकता नहीं, कभी न कभी कोई उसे मिटा देता है। डाकू ठहाका मारकर हंस पड़ा। तुम्हारे शब्द बड़े मीठे हैं, लेकिन हमको कर्म चाहिए। बताओ, तुम राजा का खजाना कैसे लाओगे? राजा अकबर हर महीने सोने की गिनती करवाते हैं। अगर तुम चाहो मैं तुम्हें उसी रास्ते से खजाने तक पहुंचा दूंगा, पर पहले मुझे तुम पर भरोसा होना चाहिए। मुखिया ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, मुखिया डाकू, ठीक है, कल सुबह निकलेंगे। अगर तुम झूठे निकले तो तुम्हारा सिर इस मंदिर की चौखट पर होगा। सुबह का सूरज जंगल की शाखाओं से झांकने लगा था। डाकू अपने सामान तैयार कर रहे थे। मुखिया अपने घोड़े पर बैठते हुए बोला, चलो, आज हम अकबर के खजाने को अपने कब्जे में लेंगे। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, खजाना तो मिलेगा, पर किसे, ये समय बताएगा। जंगल का रास्ता पार करते हुए वे एक खुले मैदान में पहुंचे, जहां पेड़ों के पीछे सैनिक पहले से छिपे थे। अचानक बीरबल जोर से बोले, अब। चारों ओर से अकबर के सैनिक निकल आए। डाकू घबराकर इधर उधर भागे, लेकिन जाल पहले से तैयार था। मुखिया डाकू गुस्से में, धोखा! बीरबल, तुमने हमें धोखा दिया। धोखा नहीं, न्याय किया है। जो दूसरों से लूटता है वो खुद अपनी लालच में लुट जाता है। सैनिकों ने सब डाकुओं को पकड़ लिया। बीरबल ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। सूरज अब पूरा उग चुका था। बुद्धि ने फिर साबित किया, जहां बल विफल हो जाता है वहां दिमाग जीतता। सुबह का सूरज अब ऊंचाई पर था। घने पेड़ों की शाखाओं से रोशनी छनकर जमीन पर पड़ रही थी। जंगल में एक हल्की ठंडी हवा बह रही थी, जैसे प्रकृति खुद साक्षी हो किसी न्याय की। सैनिकों ने सारे डाकुओं को बांध दिया। मुखिया डाकू के चेहरे पर अब गुस्से की जगह पछतावा था। मुखिया डाकू थके स्वर में, बीरबल, तुम्हारा दिमाग वाकई तलवार से तेज है। मैंने सिर्फ सोना चाहा, पर तुमने मेरा दर्प तोड़ दिया। हर इंसान को मौका मिलता है अपनी गलती सुधारने का। अगर तुम सच में अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हो तो इन हथियारों की जगह हल उठा लो। लूटना छोड़ो, मेहनत से जीना सीखो। मुखिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो झुककर बोला, मुखिया डाकू, मैंने बहुत बुरा किया। अब अगर जीवन मिला तो अच्छे कर्म करूंगा। बीरबल ने उसे सैनिकों के हवाले कर दिया, पर मन में दया का भाव था। उन्हें पता था, डर और भूख ही मनुष्य को अपराधी बनाते हैं। अगले दिन महल का दरबार फिर से सजाया गया। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारी इंतजार कर रहे थे अपने चहीते बीरबल की वापसी का। दरबार की बड़ी द्वार खुली और बीरबल अंदर प्रवेश करते हैं। उनके पीछे 2 सैनिक और बीच में बंधा हुआ डाकू मुखिया। अकबर, बीरबल, तुम लौट आए, और वो भी बिना युद्ध के, बिना खून खराबे के। बीरबल, जहां पना, बुद्धि की जीत में खून की जरूरत नहीं होती।
मैंने बस उनकी सोच पर जीत हासिल की है। दरबार में तालियों की गूंज उठी। अकबर ने अपने सिंहासन से उठकर कहा, अकबर, बीरबल, तुमने मेरे राज्य की रक्षा नहीं बल्कि इंसानियत की रक्षा की है। तुम्हारी बुद्धि ही इस दरबार का सबसे बड़ा खजाना है। पूरा दरबार जय घोष से गूंज उठा। जय बीरबल, जय बीरबल। जब दरबार शांत हुआ, अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, बताओ, अगर अगली बार कोई डाकू हमारे राज्य में आए तो क्या करें? जहांपना, अगली बार ऐसे डाकू को सजा मत दीजिए, उसे दरबार में नौकरी दे दीजिए। इतना चालाक इंसान आपकी सेना में काम आएगा। बीरबल, तुम्हारी जुबान में मिठास है और तुम्हारे दिमाग में बिजली। ऐसा लगता है खुद भगवान ने तुम्हें मजाक और बुद्धि दोनों एक साथ दी है। जहांपना, जो सच्चाई से जीता है वो हंसी में भी सीख देता है। और इस तरह एक बार फिर बीरबल ने साबित